हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है कृति साय। हमने लूसेंट सीरीज़ शुरू किया था जिसमें हमने हिस्ट्री का फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट किया था और सेकंड हमने हिस्टोरिकल सोर्सेज का हमने हाफ लेटर इंस्क्रिप्शन के पहले तक हमने कंप्लीट किया था। आज मैं इंट्रोडक्शन जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें मैं आज उसका समरी लेकर आई हूँ। जो भी उसमें इम्पोर्टेंट आपके बुक में आते हैं वो सारा मैं इसमें डील करूँगी। इसके बाद आई थिंक आपको दोबारा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप लूसेंट बुक पढ़ रहे हो तो दोबारा आपको लूसेंट बुक देखने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को इसमें डील करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारे बुक में इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि हमारा फर्स्ट लाइन में ये था कि फादर ऑफ हिस्ट्री हमारे कौन है, तो ये हमें पता होना चाहिए हेरोडोटस है। और इनका एकमात्र बुक है हिस्टोरिया। ठीक है, ये बुक का भी आपको नाम याद रहना चाहिए। सिसेरो जो है सबसे पहले इसको हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहे थे। ठीक है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री इज़ हेरोडोटस। इनका एकमात्र बुक है वो है हिस्टोरिया, और सिसेरो ने इन्हें सबसे पहले फादर ऑफ हिस्ट्री का उपाधि दिया था। अगर फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हमसे पूछा जाए तो ये है लियोपोल्ड वॉन रैंके। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री लियोपोल्ड वॉन रैंके। ओके, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है हिस्ट्री के बारे में या कोटेशन है, तो इसको भी हम देख लेते हैं किस हिस्टोरियन ने कहा है। तो सबसे पहले जो हम लोग सब जानते हैं, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये हेगल ने कहा है। और इसी को सेंटेंस को बढ़ाते हुए हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ फर्स्ट एट ट्रेजेडी एंड सेकंड एट फर्स्ट, ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। एंड थर्ड, हिस्ट्री रिपीट नहीं, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट, ये कहा है E.H. कार ने। ठीक है, तो ये हमारा जो डेफिनेशन है उसको हम देख सकते हैं। कल को हमसे कभी इंटरव्यू में ही पूछा हिस्ट्री होता क्या है, तो हम बता सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री रिपीटेड से हिस्ट्री एक अनएंडिंग डायलॉग है पास्ट प्रेजेंट के बीच में। और एक हिस्टोरियन का भी नाम बता सकते हैं कि हेगल ने ये बात कहा, E.H. कार ने कहा, इस तरह से। ओके, तो हमने अभी पढ़ा है कि फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। उसके बाद कुछ कोटेशन के बारे में हमने देखा। अब हम यहाँ पे देखेंगे डेटिंग के बारे में। ठीक है, जैसे हमारा डेटिंग जो है AD, BC और AD के बारे में। तो सबसे पहले BC है। BC का मतलब क्या होता है? BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, और AD मतलब एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट मतलब कि बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस क्राइस्ट के जन्म के जितने पहले हम जो भी समय बीता उसको हम BC से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे गौतम बुद्ध, उनका जन्म हुआ था 563 BC में। जब जीसस क्राइस्ट जन्म नहीं लिए तो उनके कई साल पहले 563 BC में उनका जन्म हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी 483 BC में। तो ये आपको डेट भी याद रखना है। कल को मैं जब बुद्धिज़्म पढ़ाऊँगी तो ये आएंगे ही, लेकिन एक बार आप देख लीजिएगा तो कल को जब हम पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने ये पढ़ा था। तो ये BC याद रखिएगा, BC में हुआ था। और दूसरा पॉइंट ये है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है उनका जन्म 356 BC में हुआ था और मृत्यु 323 BC में। ठीक है, अब AD में मैंने कहा AD एनो डोमिनी। एनो डोमिनी बेसिकली एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हो उनके बाद का जितना भी हम समय काल लेते हैं, जैसे आज हमारा चल रहा है 2021, तो ये हमारा क्या है? AD है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड जो किया गया था वो कब किया गया था? 30 AD में। कुशाना के रूलर है कनिष्का, उन्हें थ्रोन मिला था 78 AD में, और हज़रत मोहम्मद जी का जन्म हुआ था 570 AD में, और मृत्यु हुई थी 632 AD में। ठीक है, इस तरह से। और जो BC है हमारा जितना भी, वो हमारा बैकवर्ड काउंटिंग होता है। जैसे हमने अभी बताया आपको 563 में जन्म लिया, तो फिर ये क्या हो गया? 483 में डेथ कैसे हो सकता है? क्योंकि ये बैकवर्ड काउंटिंग होता है। ठीक है, और ये जो है इसको हम फॉरवर्ड काउंटिंग करते हैं AD में। और एक और है हमारा सिरका, इसको हम सिंबल करते हैं CA या C से। जैसे कि अगर कोई एग्जैक्ट डेट हमें नहीं पता हो तो हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे हम एग्जांपल में कह सकते हैं वैदिक कल्चर जो है हमारा है, वैदिक कल्चर जो है उसको हम कैसे लिखते हैं? CA 1500 BC टू 600 BC, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि किस टाइम हुआ था, तो हम लोग इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है,
फिर हमारे बुक में कुछ इम्पोर्टेंस एराज है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो जो बहुत इम्पॉर्टेंट है मैंने उसी को चुना है, जो कुछ एग्ज़ाम में कभी आए नहीं और मे बी मतलब बहुत उसका 0.1% चांस है आएंगे, तो उन्हें मैंने नहीं लिया। अगर आप चाहे तो मैंने बुक भी आपको पढ़ाया है लूसेंट का, आप वहाँ से देख सकते हैं। पर जो बहुत इम्पॉर्टेंट था मैंने उस एरा को ले लिया कि एग्ज़ाम में हर बार साल आते ही आते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट एरा में सबसे फर्स्ट जो हो गया वो विक्रमा या कृता एरा। इसका ईयर क्या है 58 या 57 BC। ओके, BC ये ध्यान रखना है। तो ये किसने शुरू किया था? ये विक्रमादित्य ने शुरू किया था। विक्रमादित्य कौन थे? उज्जैनिया या हम कह सकते हैं मालवा रूलर थे। जब उन्होंने शाका पे विजय पाया था तो उन्होंने विक्रम या हम कृता एरा उसको कहते हैं ये शुरू किया, ठीक है। तो विक्रम आदित्य जब शाका पे विजय पाए थे तब उन्होंने विक्रम और कृता एरा दोनों एक ही चीज़ है शुरू किया 58 और 57 BC में। विक्रमादित्य ये कौन है? ये हमारे उज्जैनिया या मालवा के रूलर है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है साका एरा। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एरा हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अडॉप्ट किया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये शाका एरा कब आया? ये 78 AD में आया। ओके, एकदम आपको याद रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो शाका एरा हमारा 78 AD में आया। किसने लाया? तो कुशाना के रूलर कनिष्का ने इस एरा को लाया था जब उन्हें थ्रोन मिला था। तो ओके, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है इसे, इसको हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारा जो ग्रेगोरियन कैलेंडर आज हम यूज़ कर रहे हैं, किस तरह देखिए 22 मार्च 1957 को हम जब शाका कैलेंडर में देखेंगे तो एक 1 चैत्र 1879 होगा। ओके, इस तरह से है ये इज इक्वल टू दिस। ओके, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसको आपको एकदम ही रट जाना है, चाहे किसी भी तरह हो। फिर थर्ड हमारा आता है गुप्ता एरा। हमने पहला पढ़ा विक्रमा एरा, दूसरा हमने शाका एरा पढ़ा, थर्ड हमारे है। और देखिए शाका एरा ये AD है, यहाँ BC है, तो आपको इसको भी बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हमारा आता है गुप्ता एरा। गुप्ता एरा जो है वो 319 या 320 AD के दौरान आया। ये किसने लाया? ये चंद्रगुप्त वन ने लाया था गुप्ता एरा, ठीक है। और जब गुप्ता एरा जो गुप्ता एम्पायर है वो फॉल होने लगा तो वल्लभी के मैत्रकास थे, उन्होंने इसी गुप्ता एरा को नाम दे दिया वल्लभी संवत और इसी चीज़ को वो शुरू करने लगे। ओके, ये हो गया। उसके बाद हर्षा एरा आया। हर्षा एरा 606 AD में आया, ठीक है। ये किसने लाया? ये लाया कन्नौज के कौन थे? हर्षवर्धन, उन्होंने लाया ये जब उन्हें थ्रोन मिला तो। फिर एक हिजरी आया एरा, ये 622 AD में आया उमर के द्वारा, जो कि हमारे खलीफत एम्पायर के सेकंड खलीफा थे। और जब हिजरत जो है वो हमारा मक्का से मदीना हज़रत मोहम्मद के द्वारा हो रहा था तब ये हमारा एरा आया था 622 AD हिजरी एरा। उसके बाद देखिए एक और विक्रमा है, कंफ्यूज नहीं करना, वो विक्रमा जो है वो विक्रमादित्य हमारे थे उज्जैनिया मालवा के रूलर। और ये विक्रमा या हम चालुक्य भी कह सकते हैं, तो ये चालुक्य रूलर है हमारे कल्याणी के। ओके, भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये विक्रमादित्य 6 है, विक्रमादित्य 6, और इसका टाइमलाइन क्या है 1076 AD। एक हमारा विक्रम एरा था जिसे हम कृता एरा भी कह रहे थे, वो 58 और 57 BC में आया था, जो कि हमारे विक्रमादित्य थे उज्जैनिया और मालवा के रूलर। यहाँ पे जो हमारा विक्रमा या जिसे हम चालुक्य एरा भी कहते हैं वो हमारा 1076 AD में आया, और ये विक्रमादित्य हमारे 6 है जो कि हमारे कल्याणी के चालुक्य रूलर है, और इन्हें जब थ्रोन मिला तो ये एरा शुरू किया। उसके बाद हमारा आता है इलाही एरा। आप लोग बहुत सुने होंगे मुग़ल के बारे में, हम लोग अकबर के बारे में बहुत पढ़ते ही हैं। तो अकबर ने ये शुरू किया था किस टाइम में? 1584 में, लेकिन इस एरा को बंद कर दिया औरंगजेब के द्वारा 1658 में। ओके, तो ये हमारे सारे एरा थे। एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ। विक्रमा एरा जिसको हम कृता एरा कहते हैं, दूसरा साका एरा, तीसरा गुप्ता एरा, चौथा हर्षा एरा, फिर हिजरी एरा, छठा चालुक्य या विक्रम एरा, और सातवां इलाही एरा। ओके, ये कुछ एरा है जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट शाका एरा जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अडॉप्ट किया है,
ठीक है। 78 AD किसने लाया? कनिष्का ने लाया, जो कि कुशाना के रूलर थे। उसके बाद हम देखते हैं, हम लोग जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ओके, तो उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में हम देखते हैं, जो हम नॉर्मल कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है, सबसे पहले ये जूलियन कैलेंडर था। कब था? 46 BC में रोमन किंग जूलियस सीजर ने, हम जूलियस सीजर के बारे में स्कूल में बहुत बार ड्रामा भी इसके बारे में जानते ही होंगे। तो ये जूलियस सीजर जो है, इन्होंने लाया था 46 BC में जूलियन कैलेंडर। ठीक है। फिर 527 AD में एक रोमन ये मॉन्क थे, डायनोसियस एक्जिगुस, इन्होंने लाया क्रिश्चियन कैलेंडर। ठीक है। यानी 46 BC में हमारा जूलियन कैलेंडर आया जूलियस सीजर के द्वारा। 527 AD में हमारा डायनोसियस एक्जिगुस ने लाया क्रिश्चियन कैलेंडर। उसके बाद हमारा 1582 AD में, ओके, यहाँ पे रोमन पॉप ग्रिगोरी 13 रहते हैं। कौन रहते हैं? तो रोमन पॉप ग्रिगोरी 13, इन्होंने ग्रिगोरियन कैलेंडर लाया। ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस है। पहले जूलियन आया 46, देन हमारा क्रिश्चियन आया 527, देन हमारा ग्रिगोरियन आया 1582। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस याद रखना, और ये बिल्कुल याद रखना है कि जो हम कैलेंडर यूज़ करते हैं वो कब आया था? वो 1582 AD में आया था। किसने लाया था? रोमन पॉप थे ग्रिगोरी 13, बिल्कुल भी याद रखना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, हिस्ट्री को 3 पार्ट में बेसिकली बांटा गया है। ओके, तो हिस्ट्री जो है हमारा है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्टोरी। प्री हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? प्री हिस्ट्री में जो है रिटन रिकॉर्ड नहीं है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। जो कुछ है सिम्बॉल्स, ये सब से हम अनुमान लगा रहे हैं। इसका जो भी हम पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री में, उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो कुछ हमें फिगर मिला, कुछ पिक्टोरियल मिला, उससे हम लोग हिस्टोरियन लोग अनुमान लगाए कि ऐसा मे भी हुआ करता होगा, बट डेफिनेट नहीं है इसका कुछ भी। ठीक है, तो ये प्री हिस्ट्री में कौन सा टाइम आता है? तो जो लिथिक एज था, लिथिक का मतलब स्टोन एज होता है, उस टाइम ये प्री हिस्ट्री कहते हैं। सेकंड मैंने कहा प्रोटो हिस्ट्री। इसमें क्या है ना, इसमें लिखा हुआ तो है लेकिन डेसिफर नहीं है। डेसिफर का मतलब कि हम समझ नहीं सकते उसको, क्या लिखा हुआ है उसको, हमको वो हमें पता ही नहीं चल रहा है। तो ये प्रोटो हिस्ट्री में आता है। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा इंडस वैली के टाइम का और वैदिक कल्चर के टाइम का। उसके बाद हमारा हिस्टोरिक आता है। इसमें हमारा रिटन भी है और डेसिफर भी है, लिखा हुआ भी, और क्या लिखा हुआ है उसको भी हम पढ़ सकते हैं। तो हमारा जो हिस्ट्री है वो 3 में किया है, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रोटो हिस्ट्री में हमारा रिटन है लेकिन हम उसको समझ नहीं सकते क्या लिखा हुआ है, और हिस्ट्री में रिटन भी है और उसको हम समझ भी सकते हैं। ओके, प्री हिस्ट्री में हमारा आ गया स्टोन एज का टाइम, प्रोटो में हमारा इंडस और वैदिक का टाइम आ गया, और हिस्ट्री में हमारा महाजनपदा से टिल डेट। ओके, अब यहाँ पे हम हिस्ट्री का 3 डिवीज़न फिर से करते हैं, और ये किसने किया है ये भी आपको नाम याद रखना है, क्रिस्टोफ सैलरियस। ठीक है, क्योंकि ये हम जो आज एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं, ये हमें जानना ज़रूरी है कि किसने किया था डिवीज़न। तो ये क्रिस्टोफ सैलरियस ने इस हिस्ट्री को 3 भाग में बांटा, और आज हम उसी तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए, एंशियंट में हमारा क्या क्या आता है, मिडाइवल में क्या आता है। एंशियंट में जो हमारा लिथिक एज यानी स्टोन एज से हर्षा के डेथ तक, ये सारा हमारा एंशियंट के अंदर आता है। ओके, मिडाइवल में क्या आता है, हमारा हर्षा के डेथ से लेके हमारा बैटल ऑफ प्लासी तक आता है, और मॉडर्न में हमारा बैटल ऑफ प्लासी से लेके टिल डेट तक। एक बार हम टाइमलाइन देख लेते हैं। तो लिथिक यानी 3 लाख BC के अराउंड से लेके 6, हर्षा के डेथ कब हुआ था? 647 AD। देखिए, मे बी आपको ये जो डेट है अभी याद करने में मुश्किल आएगा, लेकिन आप 1-2 बार उसको पढ़िएगा तो थोड़े आपके दिमाग में आ जाएगा। तो कल को जब मैं डिटेलिंग में आपको हर्षवर्धन, वर्धना डायनेस्टी, शुंगा डायनेस्टी, गुप्ता के बारे में पढ़ाऊँगी, तो उस टाइम आपको जो नाम है ये सब नए नहीं लगेंगे।
तो ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर लूसेंट में है, फर्स्ट सेकंड चैप्टर हिस्टोरिकल और इंट्रोडक्शन, ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आगे आपको कहीं ना कहीं आप हर नाम से फैमिलियर होंगे, क्योंकि हर चीज़ को फिर उसको डिटेलिंग में पढ़ाया गया है। तो यहाँ आप किसी तरह आप एक दो बार इसको रटिए, इसको पढ़िए, आप याद करिए, तो आपके लिए आगे बहुत इजी पड़ जाएगा। ओके। उसके बाद मेडाइवल में जो है मेरा वो हर्षा के डेथ से लेके बैटल ऑफ प्लासी मैंने बताया। तो डेथ कब हुआ यहाँ पे 647 में, और प्लासी का तो आप सबको पता ही होगा 1757-80 में, और फिर मॉडर्न में तो 1757 से लेके टिल डेट। ओके। अब देखिए हमारा ये एंशंट इंडिया है, उसमें मैंने क्या बताया था, लिथिक एज से यानी 3 लाख BC से लेके 647 बोला। उसमें अब मैं डिटेलिंग आपको ये बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है प्री हिस्टोरिक पीरियड। ओके। प्री हिस्टोरिक में जो आता है वो हमारा टाइम लाइन है 3 लाख BC से लेके 600 BC तक। ओके। उसके बाद हमारा आता है इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन हमारा 2500 से लेके 1750 BC तक। ओके। तो पहला मेरा प्री हिस्टोरिक पीरियड आया 3 लाख टू 600 BC। देन हमारा इंडस आया, इंडस सिविलाइजेशन का टाइम, जो कि हमारा टाइम लाइन था 2500 टू 1750 BC। फिर हमारा वैदिक कल्चर आया, जो कि हमारा 1500 टू 600 BC यहाँ पे हो गया। यानी ये जो प्री हिस्ट्री था, ये कौन सा पीरियड था बताइए, ये हमारा प्री हिस्ट्री था। और ये हमारा इंडस और वैदिक वाला प्रोटो था, जिसमें लिखा हुआ था सब कुछ, लेकिन हम डेसिफर नहीं कर। अब महाजनपिता से हमारा हिस्ट्री आ जाता है, मतलब लिखा हुआ है जो हम उसको पढ़ सकते हैं, डेसिफर कर रहे हैं। ठीक है। तो महाजनपिता का हो गया टाइम लाइन 600 से लेके 322 BC तक। फिर हमारा मौर्यन आता है 332 से लेके 185 BC तक। मौर्यन के बाद पोस्ट मौर्यन बोले या हम प्री गुप्ता बोले, यहाँ पे 185 BC से लेके 319 AD। ओके। ये सब देखिएगा, BC AD देखिएगा, ऐसा नहीं कि BC AD आप लिखे ही नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। उसके बाद गुप्ता पीरियड याद करिए, गुप्ता एरा का मैंने बताया था 319 AD में आया था, चंद्रगुप्त वन थे पहले। यहाँ पे गुप्ता एरा, गुप्ता पीरियड तो 319 AD टू 550 AD। उसके बाद लास्ट है जो हमारा एंशंट में, वो हमारा पोस्ट गुप्ता या फिर वर्धना 550 टू 647। ओके। तो ये हम एंशंट में जो हम अभी इंडेक्स के टाइप में पढ़ लिए हैं, क्या क्या डेट टाइम लाइन है। हम लोग का जो आगे क्लास जाएगा इसमें हम हर चीज़ को, या वैदिक कल्चर हो, इंडस सिविलाइजेशन, हर को डिटेलिंग में पढ़ेंगे। महाजनपदा में कितने जनपद थे, 16 थे, उसके नाम क्या क्या थे, सब कुछ पढ़ा जाएगा। तो आप ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन चैप्टर में अगर आप ये सब पढ़ लेते हैं, नाम देख लेते हैं, तो कल को आप बिल्कुल, आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है। तो आप एक बार याद कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा यहाँ मैंने बताया ऊपर की प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड में बेसिकली क्या है, लिथिक तो है यानी स्टोन एज तो है, दूसरा कॉपर एज आता है, और थर्ड जो होता है आयरन एज। इसका मैंने बताइए टाइमलाइन क्या बताया था प्री हिस्टोरिक पीरियड का, 3 लाख BC टू 600 ओके BC। तो प्री हिस्टोरिक में क्या आ गया, लिथिक आ गया, यानी पहले स्टोन लोग यूज़ करते थे, देन लोग आयरन यूज़ करने लगे तो आयरन एज हो गया। फिर उसके बाद कॉपर आ गया, यानी फर्स्ट मेटल अगर पूछा जाए तो कॉपर है, ये भी याद रखिएगा। वैसे तो मैं बाद में बताऊंगी, सॉरी आई एम सो सॉरी। पहले स्टोन आया, देन कॉपर आया, फिर आयरन आया। ओके। फर्स्ट मेटल कॉपर है प्री हिस्टोरिक में, स्टोन एज, कॉपर एज, देन आयरन एज। ये हमारा एंशंट का ख़त्म हो गया। फिर मेडाइवल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, मेडाइवल में हम हर्षा के, मैंने क्या बताया था, हर्षा के डेथ से लेके बैटल ऑफ प्लासी तक पढ़ना है। तो ईयरली मेडाइवल का टाइमलाइन जो है वो 647 टू 1206 AD तक है। सल्तनत का 1206 टू 1526 तक है। यानी कि ये बताइए 1206 AD में क्या हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक पहले सल्तनत, और 1526 में फिर बाबर का एंट्री आ गया था। तो मुग़ल एम्पायर कब हुआ था, 1527 से लेकर 1707 तक। ओके।
मेन औरंगजेब ही, उसके बाद फिर लेटेस्ट मुग़ल भी आए लेकिन वो काफ़ी वीक थे। ओके, तो मिडाइवल का जो टाइम लाइन था वो 647 से लेके 1757 तक था, जिसमें ईयरली मिडाइवल जो है वो 647 से लेके 1206 तक था। सल्तनत एज जो था वो 1206 टू लेके 1526 तक था, और मुग़ल जो एज था, मुग़ल पीरियड था, वो 1527 से लेके 1707 तक था। ये हमारा मिडाइवल का ख़त्म हो गया। उसके बाद हम मॉडर्न इंडिया में आते हैं। तो मॉडर्न इंडिया में हमें क्या क्या जानना है? सबसे पहले स्टेजेस, कुछ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन का स्टेज है। 3 स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेज जो है वो हमारा 1757 से लेके 1813 तक चला। इसको हम मर्केंटाइल फेज भी कहते हैं। इसमें मोनोपोली ऑफ ट्रेड था ब्रिटिशर्स का, कि वो जो मोनोपोली मतलब कि वो सिर्फ कुछ ट्रेड, सॉल्ट को आई थिंक छोड़ के वो वहीं से ट्रेड कर सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, कोई और ट्रेड नहीं करेगा, मोनोपोली था। ठीक है, उसके बाद 1813 से लेके 1858 तक इंडस्ट्रियल फेज़ आ गया सेकेंड फेज़ में। इसमें क्या हो गया, ट्रेड फ्री कर दिया गया। ओके, फिर 1858 से लेके 1947 तक थर्ड स्टेज आया, जिसको हम फाइनेंशियल फेज़ कहते हैं। इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट होने लगा इंडिया में। ठीक है, तो ब्रिटिश कोलोनाइजेशन का 3 फेज़ हो गया। पहला मर्केंटाइल, दूसरा इंडस्ट्रियल एंड थर्ड फाइनेंशियल। मर्केंटाइल जो है उसका टाइमलाइन 1757 से लेके 1813, इंडस्ट्रियल का 1813 से लेके 1858, और फाइनेंशियल का 1858 से लेके 1947। ठीक है, मर्केंटाइल में मोनोपोली ट्रेड का था, इंडस्ट्रियल में फ्री ट्रेड होने लगा, और फाइनेंशियल में ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अब हम नेक्स्ट है हमारा कि क्या क्या ब्रिटिश का पॉलिसीज़ रहा नेटिव स्टेट के लिए, इंडिया के नेटिव स्टेट की तरफ। तो जो सबसे पहला पॉलिसी था वो रिंग पेन पॉलिसी था। ठीक है, जिसका टाइमलाइन था 1757 से लेके 1813 तक। फिर हमारा पॉलिसी था सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, जो कि 1813 से लेके 1858 तक चला। उसके बाद सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी 1858 टू 1935, और लास्ट में इक्वल फेडरेशन पॉलिसी, जो कि 1935 से लेके 1947। आपको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा ये डेट टाइमलाइन पढ़ने में, लेकिन आप, मैंने कहा, 1-2 बार पढ़िएगा, क्योंकि इसको डिटेलिंग में बहुत अच्छे से मैं आगे लूसेंट बुक में आपको बताऊंगी। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट है कि पूरे इन हिस्ट्री के लूसेंट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में ही बस ये है। उसके बाद जो हमारा मॉडर्न इंडिया में जो लास्ट है हमारा, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट है। ओके, तो पहला कांग्रेस फेज़, दूसरा कांग्रेस, और तीसरा, पहला जो कांग्रेस का फेज़ था वो मॉडरेट फेज़ था, जिसका टाइमलाइन 1885 से लेके 1905 तक था। सेकेंड एक्सट्रीमिस्ट था, जो कि हमारा 1905 से लेके 1907 तक 17 तक था, जो कि, और थर्ड हमारा 17 से लेके 1947 तक था, जो कि हमारा गांधीयन एरा था। ओके, तो ये हमारा जो लूसेंट बुक का इंट्रोडक्शन पार्ट है, ये एक्चुअली ये मेरा जो एडिशन है बुक का, जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो 9th एडिशन है, और इसका लास्ट प्रिंट 2019 का है। आगे भी प्रिंट हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको चेंजेस लूसेंट बुक में नहीं लिखेंगे, तो मेरे पास ये अवेलेबल था, तो मैंने इसी से आपको पढ़ाया है। और आप अगर मेरे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मैं बुक निकाल के अच्छे से लाइन टू लाइन मैंने पढ़ाया है आपको। ये सिर्फ एक शॉर्ट नोट्स टाइप का है कि लूसेंट बुक में जो भी इम्पोर्टेंट थे, इसके अलावा आई थिंक आपको लूसेंट बुक देखने का ज़रूरत नहीं है, और तब भी आपको देखना है तो आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं। और जो भी इम्पोर्टेंट था मैं एक भी नहीं उसमें से छोड़ी हूँ। तो आप ये मेरे नोट्स को जो मैंने आपके लिए बनाया है, आप इसे एकदम मतलब एक भी मत छोड़िएगा आप लोग इसे, ये बहुत इम्पोर्टेंट बनते हैं। तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और ऐसे ही मैं पूरे लूसेंट हिस्ट्री को मैं सबसे पहले ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या यूपीएससी हो, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं लूसेंट हिस्ट्री को पहले ख़त्म करूँ। तो इसी तरह आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नहीं पसंद आए तब भी आप मुझे बताइएगा क्या गलत है, तो मैं उसे ठीक करूँगी। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक
बाय।